111 ये क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये मार्केट का है कि नॉर्मल है? शेयर मार्केट का है। कैसे पता चला? मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है? STT पेड, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसके ऊपर पे करते हैं उसका टैक्स का रेट कितना हो जाता है? याद हो गया? मैं समझा, वो पूछ ही नहीं रहा है। याद हो गया? समझा नहीं समझा बाद में देख लेंगे। याद हो गया? 15% होता है शेयर मार्केट का। कोई भी चलते फिरते चाय पीते भी अगर आपको पूछता है, पता शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट कितना? 15%। सेक्शन 111A। बता शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल का रेट कितना? 10% अबाव। अरे बाबा पूरा बोलने का, 10% अबाव 1 लाख। ये समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे दिख रहा है आपको 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख के ऊपर कितना लगता है? 10%। और एक कंडीशन भी नहीं है कि अप टू 1 लाख होगा तो फुल्ली फ्री, आफ्टर 1 लाख होगा तो फुल्ली टैक्सेबल, ऐसा नहीं है। अगर आपको 1 करोड़ का भी शेयर मार्केट में गेन होगा तभी 99 लाख की टैक्स होगा। ओके, क्योंकि पहला 1 लाख टैक्सेबल ही नहीं है। ये समझ में आ रहा है? नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो 20%। ये समझ में आ रहा है? 112 सेक्शन क्या है इसका? 112। ये 3 सेक्शन पहले याद हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनकम टैक्स के। इसके ऊपर बहुत बड़ा गेम होता है। हर ITR में अगर थोड़ा भी आपको, आप जिसको कॉम्प्लिकेटेड या क्रिटिकल ITR बोलते हो हमारे ऑफिस में जो, और जिसका आप 1000 रुपया चार्ज नहीं करते, फिर आप उसका 3000 भी लेते हो, 5000 भी लेते हो और 25000 भी ले सकते हो। वो जो ITR होते हैं वो इन 3 सेक्शन से बिलोंग करते हैं। किसी ने जमीन बेची है, घर बेचा है, टैक्स प्लानिंग करना है, आपको क्या लग रहा है मैं 1000 रुपये में करके दूंगा उसको? किसी का मैं 20-25 लाख सेव करूंगा, 1 करोड़ का गेन है किसी का, 20 लाख तो सामने सामने टैक्स लगने वाला है उसको। और हमें कुछ सेक्शंस का नॉलेज है तो हम उनके टैक्स बचाने वाले हैं लेजिटिमेट तरीके से। तो आपको क्या लग रहा है 1000 में वो रिटर्न जाना चाहिए? किसी का 20 लाख बचाओगे तो 15-20 हज़ार तो लेना चाहिए आपको, और सिस्टमैटिक तरीके से। समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज हाउ, इफ यू नो द सेक्शंस यू कैन यूज इट इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर फॉर योर क्लाइंट। और क्योंकि आप अपने क्लाइंट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट करके दे रहे हो, यू डिजर्व एक्स्ट्रा इनकम। जैसे शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म करना ही अपने आप में एक टैक्स प्लानिंग है। और ये लीगल है कि इलीगल है? मैंने कोई इलीगल चीज़ बताई क्या? किसी ने शेयर्स 9 महीने में होल्ड किए थे, अपन CL हो गए, अपने को फ़ोन करके क्लाइंट पूछता है कि सर मेरे को शेयर्स बेचने का है, मैं उसको क्या बोलूँगा? सर 9 महीने हो ही गए और 3 महीने रोक लो। बोलेगा क्यों सर? बताने के लिए आपको आना चाहिए ना, क्यों और 3 महीने होल्ड करो? सर 12 महीने के बाद ना शेयर लॉन्ग टर्म हो जाता है। 15% पे अभी टैक्स होगा, बाद में करोगे 5% बच जाएगा डायरेक्टली। ये 5% डायरेक्टली बच रहा है, इसका इफेक्टिव रेट निकालोगे तो पता आपको ज़्यादा आने वाला है। ये समझ में आ रहा है कि आपको? ठीक है ना? तो ज़्यादा बचता है एक्चुअली, 5% से ज़्यादा ही सेव होता है, क्योंकि सेस और सरचार्ज करके भी कुछ तो होता है लाइफ में। दूसरा सर आपको 1 लाख रुपए तक तो टैक्स ही नहीं भरना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में सेल करोगे तो 1 लाख तक आपको टैक्स ही नहीं भरना पड़ेगा। ये क्लियर है? चलो आगे। कैजुअल इनकम का कितना होता है टैक्स का रेट? 30%। कैजुअल इनकम मतलब कौन सा? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कार्ड गेम, हॉर्स रेसेस या एनी रेसेस। कैजुअली आपने किधर पैसे लगा दिए और आप जीत गए तो आपको भी क्या भरना पड़ेगा? टैक्स भरना पड़ेगा। कितना? 30%। 115 BBE याद आ रहा है आपको? एग्रीगेशन ऑफ इनकम याद आ रहा है क्या? अनडिस्क्लोज इनकम, ब्लैक मनी मिल गया आपके घर पे, या आपने जाके बता दिया गवर्नमेंट को कि है मेरे पास ब्लैक, जो करना है कर लो। क्या कर लेंगे वो लोग? 60% का टैक्स रेट लगा देंगे, 25% का सरचार्ज और 4% का सेस, तो 78% पे टैक्स लेंगे साहब आपका। फिर ये रॉयल्टी इनकम करके कुछ एक होता है, ये नॉन रेसिडेंट वगैरह को यूजुअली मिलता है। इंडिया में आप अगर रिसर्च कंडक्ट करोगे तो अच्छा है कि नहीं हमारे लिए? इनोवेशन अपने देश में अगर होना चालू होगा तो पेटेंट फाइल हमारे देश में होगा, तो हम, और आप रॉयल्टी इनकम कमाओगे। हम चाहते हैं आप रॉयल्टी इनकम कमाओ। आप इनोवेटर हो साहब, आप इन्वेंटर हो, ठीक है ना? तो हमने बोला कि चलो आप इनोवेशन करने वाले हो, तो आप इनोवेशन करोगे तो आपसे हम कंसेशनल रेट लेंगे। कितना? 10%। वो 115 BBF करके एक इंटरनेशनल टैक्सेशन का सेक्शन है, 10%।
फिर आगे जाता हूँ मैं। बीच में कुछ गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था, मैंने बताया था आपको, अरुण जेटली सर ने अनाउंसमेंट किया था कि मैं इंडिया को टैक्स हेवन बना के रख दूंगा, कॉर्पोरेट का टैक्स बहुत कम कर दूंगा। आप देखो एक सेक्शन उन्होंने बनाया 115 BAB, बैब, और ये सेक्शन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब कौन सी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट इंकरेज कर रहा है? आपने मेक इन इंडिया का सिंबल देखा है? मेक इन इंडिया का सिंबल देखा आपने? नहीं देखा आप लोगों ने? याद नहीं आ रहा है? मेक इन इंडिया का सिंबल रे बाबा, लायन है, पता है आपको? लायन मेड विथ व्हाट? लायन मेड विथ व्हाट? मेक इन इधर गया, ये किससे बनाया हुआ है? ये लाइन मशीनरी के टूल पार्ट से बने हुए हैं, स्पेयर पार्ट से बना हुआ है। मतलब एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को डोनेट कर रहा है ये सर्विस को? नहीं, हेवी इंडस्ट्री को ये डिनोट कर रहा है, हेवी मैन्युफैक्चरिंग। और हमारे देश में होना चाहिए, डिफेंस सेक्टर ग्रो होना चाहिए, हेवी मशीनरीज बननी चाहिए, बिकॉज वी आर राइट नाउ डिपेंडेंट ऑन फॉरेनर्स। रशिया के ऊपर, जर्मनी के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं हेवी इंडस्ट्री के लिए। तो मेक इन इंडिया डिनोट्स की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का ग्रो करना है। और कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मशीन्स लगती है, तो मशीन्स भी कहाँ मैन्युफैक्चर होनी चाहिए? इंडिया में ही होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप समझो, गवर्नमेंट का इंटेंशन समझो। गवर्नमेंट स्कीम बनाता है तो उसके साथ टैक्स में चेंज होता है, इसलिए गवर्नमेंट की स्कीम्स का आपको जनरल नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि स्कीम के हिसाब से टैक्स बदलता है और टैक्स के हिसाब से देश बदलता है। खाली स्कीम बनाने से देश नहीं बदलता, आपको टैक्स रेट भी चेंज करने पड़ते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में आप क्यों आओगे? आर यू इनकरेज नाउ टू कम इनटू मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट? तो नॉर्मल कंपनी को टैक्स का रेट कितना लगता है? आपने कल ही बात किया था ना मेरे से। नॉर्मल कंपनी को, डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स का रेट कितना लगता है? और आपने देखा, अभी आपने एक वर्ड नहीं देखा, ठीक है ना, इट्स नॉट अ फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट्स अ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। समझ में आ रहा है? मतलब इंडिया के बाहर मैन्युफैक्चरिंग करने का कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने का? अंदर करना पड़ेगा ना। पता चला आप चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और आपको 15% का टैक्स रेट अगर हमने दे दिया तो हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यहाँ होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो गवर्नमेंट ने बोला आपको 115 BAB मिलेगा, ओके। और इसका टैक्स का रेट देखो कितना रखा, 15%। नॉर्मल डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स का रेट कितना है? 30% है। मैन्युफैक्चरिंग को कितना रखा? 15%, ठीक है ना। इसलिए हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट है, आपको पता है, हाँ, मुंबई के वसई के जो क्लाइंट है, हमने सबको क्या कहाँ शिफ्ट कर दिया? 115 BAB में शिफ्ट कर दिया। पहले उनकी पार्टनरशिप फर्म थी, वो पार्टनरशिप फर्म में मैन्युफैक्चरिंग करते थे। ये जो अमेंडमेंट है लॉ में, वो आई थी 1 अक्टूबर 2019 पे। कब आई थी? 1 अक्टूबर 2019 पे। और आप जाके देख लेना उसका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 1 अक्टूबर 2019 के बाद का है। मतलब जब ये स्कीम आई, हमने हमारे क्लाइंट को क्या बोला? सो दिस इज द राइट टाइम टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। क्यों? पार्टनरशिप फर्म का टैक्स का रेट क्या था उनका? अरे बताओ, पार्टनरशिप फर्म का टैक्स का रेट कितना होता है? 30% होता है। और जब हमने उनको बोला सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, नई कंपनी इनकॉर्पोरेट, एंड ही एक्सपांडेड आल्सो। पार्टनरशिप फर्म को बंद नहीं किया, उनको चालू रखा, लेकिन उसके ऑपरेशंस हमने कम कर दिए और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऑपरेशंस हमने बढ़ा दिए। पहले एक प्रीमाइसेस था मैन्युफैक्चरिंग का, हमने 3 प्रीमाइसेस लिए वहाँ पे। हमने मतलब क्लाइंट ने लिया, एडवाइजर हम थे, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, ये हमारे एडवाइस पे किया गया था। और एडवाइस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लाइंट को क्या लगा? पहले मैं 30% टैक्स भर रहा था, अब मुझे खाली बेस रेट जो है वो 15% है, जबकि एक्चुअली टैक्स का रेट 15% नहीं होता, ठीक है ना। इसमें अभी सरचार्ज ऐड होता है एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है ना। ये बाय डिफॉल्ट सरचार्ज होता है, ये वाला अलग सरचार्ज है। तो 15% का 1.5% ऐड होगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 16.5। और फिर इसमें क्या ऐड होता है? एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो कितना होता है? 4%। 4% इसका ऐड होता है।
तो 16.5 में डायरेक्टली 4% अगर ऐड कर दोगे तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कितना आएगा? 17.16. एवरीबडी शुड नो हाउ टू कंप्यूट दिस. तो कोई भी क्लाइंट अगर आपको बोलता है हमें 115 बी में हूँ या मैं मैन्युफैक्चरिंग हूँ, तो मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स बोलते हैं कि टाइम पे 15 नहीं बोलने का. वो गवर्नमेंट भी बोल रहा है, गवर्नमेंट भी बम्पर ऑफर 15% दिखा रहा है और लेता 17.16 है. और 1-2 टक्के से भी फर्क पड़ता है. जिसका प्रॉफिट 1 करोड़ है उसका 1-2 टक्का मतलब समझ रहे हो ना, 2-3 लाख रुपया होता है. एक अकाउंटेंट की सैलरी निकल जाती है उसमें, और 10 आर्टिकल की. तो आपको टक्का बोलने के टाइम पे आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि आप बोल रहे 15 हो लेकिन लेगा गवर्नमेंट 17. तो याद, अभी 17.16 याद होता है तो अच्छी बात है. मुझे तो याद हो गया क्योंकि मैं 50 बार बोलता है ये नंबर. आपको अगर याद नहीं होगा तो निकालने का कैसा? 15 + 10% + 4%. ओके, आप बोलोगे 15 + 10 + 4 तो सर बहुत होता है. 15 + 10 25 और 4 29. वो मैथ सिखा रहा है कि हमें राहुल बीसी रोटी है, मैं राम पाटिल है, ठीक है ना. हमारा टैक्स का रेट टैक्स के ऊपर लगता है, तो इसे 10% और 15% रहने दो, वो जाने दो. विनायक सर, इनको कैल्सी कैसे यूज करना प्लीज सिखाना, मतलब परसेंटेज ऐड कैसे करते हैं, ठीक है. तो ये ऐसे चलता है 17.16, ठीक है ना. अनफॉर्चुनेटली मैं बता रहा हूं, वेरी सैडली इस सेक्शन का सनसेट हिट हो चुका है. सनराइज क्या होता है? जब सेक्शन स्टार्ट होता है बेनिफिट देना. सनसेट क्या होता है? सेक्शन बेनिफिट देना बंद कर देता है. तो इसका सनसेट जो पहले था 31 मार्च 2023, वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 31 मार्च 2024 कर दिया था. क्या 31 मार्च 2024 जा चुका है? ऑलरेडी जा चुका है. मतलब अगर हम जुलाई 2024 में अगर हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या पावर जनरेटिंग कंपनी है, कैन दैट कंपनी टेक बेनिफिट ऑफ 15% कंसेशनल रेट नाउ? नहीं ले सकता. क्यों नहीं ले सकता? सनसेट हो चुका है. तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द बजट? कल हलवा सेरेमनी हो गई. हलवा सेरेमनी इज द सेरेमनी जो बजट बनाने में जो टीम होती है, कोर टीम, जब बजट बन जाता है तो दे मेक हलवा एंड फाइनेंस मिनिस्टर अपने हाथों से वो कढ़ाई में से हलवा, मतलब शीरा रे अपना, ठीक है ना, वो सबको बांटती है. इस मुंह मीठा करने की सेरेमनी कि देश का बजट बन चुका है. एंड आई गेस 23 जुलाई इज अ एक्सपेक्टेड डेट. तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एक्सपेक्ट ऑन दिस बजट? अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, आई वांट एक्सटेंशन टू 115 BAB, जिसका सनसेट हो चुका है उसका फिर से उगम होना जरूरी है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतने जल्दी ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि टिल टुडे वी हैव नॉट बिकम द बेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड. वी आर बेस्ट इन एशिया और वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया. वी आर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. आई अप्रिशिएट इट. लेकिन मैं जो अपनी कंसल्टेंसी अपने क्लाइंट को देता था वो मुझे अभी बंद करनी पड़ेगी. क्यों? सनसेट हिट हो चुका है. इसका ये गाड़ी निकल चुकी है. अब मुझे उनको, क्लाइंट अगर मेरे पास आता है मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो मुझे बोलना सर 3 महीने पहले अगर आप मेरे पास आते ना, 31 मार्च के पहले अगर अपनी कंपनी, भारतम को हमने क्यों घाई घाई करके बनाया? भारतम को घाई घाई करके इसकी वजह से बनाया गया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बनने वाली है हमारी, और सनसेट मिस ना हो जाए. हमने गाड़ी पकड़ ली हो. समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्यों बोला टर्नओवर दिखाना चालू करो? क्योंकि इसमें खाली ये नहीं बोला कंपनी इनकॉर्पोरेट करो. वर्डिंग क्या दिखाया है? कमेंस मैन्युफैक्चर, मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए इस पीरियड में. ये क्लियर है? सेक्शन क्लियर हो रहा है? तो एक्सपेक्टेशन ठीक है. सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग, बोलो एक्सपेक्ट करो. करेंगे तो आज नहीं तो कल ऐसा बेनिफिशियल सेक्शन 115 BA भी नहीं आएगा, अर्थ से कोई आएगा, लेकिन ऐसा मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई एक बेनिफिशियल सेक्शन होना चाहिए. जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेनिफिशियल लाया गवर्नमेंट ने 15% का, तो बाकी पूरी इंडस्ट्री की जल गई. जलेगी कि नहीं?
ओहो, मैन्युफैक्चरिंग वालों को गवर्नमेंट ने सर पे चढ़ा के रखा है। हम ट्रेडर है, हम सर्विस प्रोवाइडर है, हम ट्रांसपोर्टर है, हमारी कोई इज्जत नहीं है गवर्नमेंट को। ऐसे कैसे नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग वालों की ज्यादा है, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी की कम है। वो तो आपका देखने का तरीका हो गया। अरे माँ के 2 बेटे हैं, छोटे बेटे को माँ ज्यादा अटेंशन दे रही है क्योंकि छोटा है, वो अभी अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है। जो फुल्ली ग्रोन है, ऐसा नहीं कि माँ उससे कम प्यार करती है, खाली जताती नहीं है। और छोटे को थोड़ा ज्यादा दिखता है, वो होता है, विजिबल होता है, हर घर में होता है। ऐसे क्या करते हो, ठीक है ना? हमारे यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। हाँ, कहीं कहीं पे छोटे को ज्यादा नहीं मिलता प्यार, बड़े को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पे चल जाता है। जिसको जरूरत है उसको प्यार मिल जाता है। माँ को पता होता है अभी कौन से सेक्टर को जरूरत। माँ मतलब गवर्नमेंट, सेक्टर मतलब कौन सा सेक्टर सबसे वीक है अभी इंडिया में? मैन्युफैक्चरिंग सबसे वीक है, तो कौन से सेक्टर को ज्यादा प्यार करना चाहिए? तो अगर आपके घर वाले या आपके लोग आपको प्यार नहीं करते, इसका ये मतलब है कि दे डोंट कंसिडर यू वीक, एंड इट्स अ गुड साइन। यू आर स्ट्रॉन्ग, यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो सर्विस सेक्टर को गवर्नमेंट प्यार नहीं करता साहब। प्यार नहीं करता मतलब बहुत ज्यादा प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं ला रहा है, गवर्नमेंट कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, जीएसटी में कंसेशन नहीं है, इनकम टैक्स में कंसेशन, स्टिल इट इज ग्रोइंग फास्ट। विदाउट गवर्नमेंट वी कैन ग्रो फास्ट। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता तो थोड़ा और अच्छा लगता ना, लेकिन अच्छा लगने के लिए आप मांग रहे हो, आपको जरूरत तो नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत एग्रीकल्चर सेक्टर को है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने कंसेशनलाइज किया है क्या देश में? फुल्ली एग्जाम से कुछ और होता है क्या? फुल फुकट। जीएसटी सेक्शन 23 जीरो जीएसटी, रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं। फार्मर का टर्नओवर 50 करोड़ है, जीएसटी लेना पड़ेगा सागर? नहीं, सेक्शन 23 बोलता है रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, आप एग्रीकल्चरिस्ट हो। मतलब फार्मिंग सेक्टर को ना ही हमने जीएसटी लगाया है, ना ही इनकम टैक्स लगाया, नो डायरेक्ट टैक्स, नो इनडायरेक्ट टैक्स, फुल्ली एग्जाम। तो उसको हाईली इंकरेज किया, बिकॉज वी आर स्टिल कृषि प्रधान देश बोलते हैं हमें, एग्रीकल्चर सेंट्रिक कंट्री है हम। हमारे देश का फार्मर आज भी, मेजॉरिटी फार्मर, एक्सेप्शनल फार्मर छोड़ दो, बट मेजॉरिटी फार्मर आर स्टिल फेसिंग पॉवर्टी। गरीबी है तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इसलिए उनको इंकरेज किया जा रहा है। सर्विस सेक्टर जो टर्शियरी सेक्टर हम मानते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों में कंपेयर करोगे तो दिस सेक्टर इज ग्रोइंग फास्ट इन लास्ट फ्यू डिकेड्स। लास्ट 20-30 सालों में सबसे तेजी से क्या बढ़ रहा है? सर्विस सेक्टर। आप लोग भी सीए, सीएमए, सीएस बन के कौन से सेक्टर में जाना चाहते हो? सर्विस सेक्टर, बिकॉज दैट्स अ सेक्टर यू कैन स्टार्ट विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम रिस्क, विथ मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न्स। मैन्युफैक्चरिंग लगाने के लिए कलेजा लगता है रे। इंडस्ट्रियल प्लॉट लेना पड़ता है, बड़ा शेड बनाना पड़ता है, ह्यूज मशीनरी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, हाँ लेबर्स लाने पड़ते हैं, लेबर यूनियन के बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, और उसके बाद कुछ तो छोटा मोटा प्रोडक्ट आप बनाते हो। वो चलेगा कि नहीं चलेगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, वो बनाने के बाद ही पता चलता है। बनाने के पहले आप नहीं गेस कर सकते ना कि ये बिकेगा कि नहीं, हो तो प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद पता चलता है आपको, लॉन्च होने के बाद वो चला कि नहीं चला। तो ह्यूज रिस्क, लेकिन रिटर्न्स भी कैसे होते हैं फिर? चल गया तो चप्पल बेचने वाली कंपनी, बर्गर बेचने वाली कंपनी, इसका वैल्यू तो देखो आज। हाँ, आपको कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको रॉकेट बेचना नहीं चालू करना है, लिज्जत पापड़ भी बन जाते तभी भी चल जाता। ब्रांड है कि नहीं? हाँ, ब्रांड में पापड़ में बताओ, पापड़ के कितने ब्रांड पता है आपको? हाँ, कौन सा? हाँ, समझ रहा आपको? पापड़ बेच के भी एक मल्टी डॉलर या मल्टी करोड़ कंपनी बनाई जा सकती है। वो मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है साहब। आप पढ़ते बैठो अलग अलग सेक्शन, अलग अलग किताबें, एमबीए कर लेना, लेकिन जब तक धंधा नहीं समझोगे तो ये सारा वेस्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग में उतरना ही पड़ेगा। उतरेंगे कि नहीं? बोलो, एक एनकरेजमेंट लो मेरे से। मैंने क्या बोला आपको? मैं इनकम टैक्स नहीं पढ़ाएगा, मैं लाइफ पढ़ाएगा।
विनायक सर ने डाल के भी दिया मुझको अभी आज मेरे टैगलाइन में। और अगर हम सच में अमीर बनना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रो होना चाहते हैं, तो वी शुड नॉट रिमेन इन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर तो अपना है यार, वो तो अपना ही सेक्टर है, वो तो हम कभी भी खेल लेंगे। सी अ मैन्युफैक्चरर कैन नॉट बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बिकम मैन्युफैक्चरर, अ गुड मैन्युफैक्चरर। व्हाई? एक तो उसका कोर अच्छा होता है, इधर इधर, ठीक है ना, तो विल बी प्रोड्यूस अ गुड्स विच इज हजार्डस टू एनवायरमेंट और पीपल। हाँ, हम ऐसा कुछ डालेंगे उस गुड्स में जो लोगों का बुरा करेगा, तो हम लोगों के लिए अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, सोसाइटी के लिए अच्छा प्रोडक्ट, तो एक तो अच्छा ही करेंगे हम। दूसरा, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नोज कॉर्पोरेट लॉ, विल इट हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग? अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नो जीएसटी, विल इट हेल्प? चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब स्टूडेंट हु नोज ऑल दिस थिंग, ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड अकाउंट्स, कॉस्ट एंड इकोनॉमिक्स चलता है, वो उसका यूज होगा यहाँ पे। स्टैटिस्टिक्स भी आप पढ़ते हो, विल यू यूज स्टैटिस्टिक्स इन योर बिजनेस? रेशियो एनालिसिस वगैरह करना पड़ता है, करना पड़ता है। फिनेंस का नॉलेज होना चाहिए, डेट रेज करेंगे कि इक्विटी रेज करेंगे, कंपनी को आईपीओ लेवल पे कैसे आना है वो पता है आपको, क्योंकि आपको कॉर्पोरेट लॉ पता है, आपको शेयर मार्केट पता है, आप समझते हो कि ये सब कैसे चलता है। लेबर लॉस पता है आपको, लेबर को मैनेज करना पड़ेगा ना आगे जाके, लेबर लॉस पता होते हैं? हाँ होते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन करने आता है आपको, व्हाट इट मींस आता है। मतलब मुझे आप अपने पूरे सिलेबस का एक सब्जेक्ट बताओ जिसका आपको यूज नहीं है। ऑडिट करके एक सब्जेक्ट आता है, वो तो हम ऑडिटर बाहर का रखेंगे ना। अरे बाहर वाला पहले पकड़ना चाहिए कि अंदर वाला पहले पकड़ना चाहिए? आपको पहले पता होना चाहिए ना कि ऑडिटर आके पकड़ेगा क्या। अगर कुछ छुपाना भी चाहते हो तो पता तो होना चाहिए कि वो ढूंढेगा क्या, तो ऑडिट का नॉलेज होना चाहिए। देयर इज नो सब्जेक्ट इन आवर सिलेबस विच इज नॉट रिलेवेंट इवन 1%, कि मैं ऐसा कुछ पढ़ा दूं आपको, ऐसा कुछ बोल दूं और बोलूं इसका प्रैक्टिकल लाइफ में दूर दूर तक कहीं पे भी यूज नहीं होगा, ऐसा बोलने की मेरे में हिम्मत ही नहीं है साहब। हर चीज यूजफुल है, हर चीज। इतना ब्यूटीफुल कोर्स डिजाइन हो ही नहीं सकता। इसलिए इवन इफ यू आर नॉट डूइंग सीए, एटलीस्ट अटेंड द लेक्चर्स। फ्री में लेक्चर मिलता है आपको। लोग लाख लाख रुपया भर के, घर बार छोड़ के, मुंबई पुणे रह के यही सीखने जाते हैं जो हम यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, और आप लोगों को उसकी वैल्यू नहीं है। तो प्लीज़ वैल्यू करना चालू करो। और हम खाली बुक नहीं पढ़ाते कि इनकम टैक्स में ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। आपको तो क्लाइंट, मैं जब बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके मन में क्लाइंट्स के नाम रन हो रहे हैं, आपको पता है हमने कहाँ पे क्या किया है। तो यहाँ थ्योरी सीखो क्लासरूम में, और ऊपर जाके प्रैक्टिकल गेम सीखो एंड बिकम कंप्लीट। डोंट रिमेन इनकम्प्लीट ना। ये ऐसा इनकम्प्लीट क्यों रहते हो हमेशा? नहीं, प्रैक्टिकल दे लो, थ्योरी नहीं चाहिए, थ्योरी दे दो, प्रैक्टिकल, अरे दोनों ले लो। दोनों अगर आपके पास आ जाएगा तो पावरफुल हो जाओगे कि नहीं? हो जाएंगे, राइट। तो सेकेंड सेक्शन जो हमने आज डिस्कस करना है वो है 115BAA। ये गवर्नमेंट ने अदर डोमेस्टिक कंपनीज के लिए लाया था। अदर डोमेस्टिक कंपनी मतलब कौन सी कंपनीज? आप मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेशन छोड़ के, और पुरानी मैन्युफैक्चरिंग मतलब 2019, अक्टूबर 2019 के पहले जो मैन्युफैक्चरिंग बनी होंगी। क्यों? तभी वो सनराइज हुआ नहीं था। और 31 मार्च 2024 के बाद जो कंपनी बनेंगी उनके लिए भी, मतलब जो अक्टूबर 2019 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन चालू किया था, 115BAB 15% वाला जो सेक्शन है वो खाली उन्हीं के लिए था। वो कंपनी छोड़ के बाकी सारी कंपनीज को भी हमने कंसेशनलाइज किया है। हमने उनको बोला आपका टैक्स का रेट 22% इररेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। आपका हजारों करोड़ का टर्नओवर होगा तभी भी इधर आ सकते हो। अब बोलोगे 25% का भी एक सेक्शन था, लेकिन उसमें कंडीशन क्या थी? क्या कंडीशन थी? 2 साल पहले का टर्नओवर
400 करोड़ के नीचे चाहिए। और फिर साइली ने मेरे से बात किया कि सर एक नई कंपनी है, उसका 2 साल पहले का टर्नओवर ही नहीं है, तो उसको आप 25% कैसे दोगे? मैंने बोला राइट है, नहीं 30% लगेगा। तो उस कंपनी का टैक्स बचाना है, आप बचा सकते हैं क्या? नॉर्मल में नहीं बचा सकते, स्पेशल। ये स्पेशल है कि नॉर्मल है? जब मैं सेक्शन लिख देता हूं तो ये क्या बन गया? ये स्पेशल बन गया, ये नॉर्मल है ही नहीं, ठीक है ना। नॉर्मल आप देखोगे कंपनी का, आप हिल जाओगे, उधर मैट करके कुछ तो एक बेटा रहता है नॉर्मल में। नॉर्मल में एक अजगर है जिसका नाम मैट है, मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। इधर आओगे तो मैट ही नहीं लगता आपको, पहले तो मैट लगता ही नहीं, तो अजगर ही नहीं है इधर, समझ रहा है? तो वो जिनको नॉलेज है उनको समझता है ये क्या मैं बता रहा हूं, उनके लिए। लेकिन आप समझो कोई एक प्रॉब्लम है इनकम टैक्स लॉ में, आप इधर आते हो तो वो प्रॉब्लम एप्लीकेबल ही नहीं है, वो चैप्टर ही नहीं पढ़ना है साला। चलो स्टूडेंट माइंड से समझो, आपको ना 15-20 घंटे पढ़ने पड़ेंगे मैथ समझने के लिए, वो 15 घंटे पढ़ाई करनी ही नहीं है। अगर कंपनी कहां पे आ गई? 115BAA में स्पेशल रेट में आ गई, और कंपनी को बेनिफिट है कि नहीं है? अरे नॉर्मल रेट 30% है, टर्नओवर 400 करोड़ के नीचे भी रहेगा तभी भी नॉर्मल रेट कितना है? 25% है। ये कितना है? लेकिन फिर आपको पता है गवर्नमेंट क्या करती है? 22 बोलती है, लेती ज्यादा है। कितना लेगी? 10% सरचार्ज मैंडेटरी लेगी। तो 22% के ऊपर जब आप 10% सरचार्ज मारोगे तो 2.2 और ऐड होगा, तो ये इफेक्टिव कितना बनेगा? 24.2 बनेगा। और उसका आपको 4% सेस भी देना पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो 24.2 का 4% ऐड करना होता है, तो कितना आता है? 25.168%. दिस इज इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स ऑफ 115BAA. ऑलराइट, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने मैन्युफैक्चर से भी इनकम कमाया और रेंटल इनकम भी कमाया हुआ है। पूरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का रेट 15% कभी नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का 15% है। अगर आपने अदर इनकम कमाया तो आपको 25% भरना पड़ता है। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका अदर इनकम हो सकता है, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग इनकम, कंसल्टेंसी इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी, अरे कुछ और कमाया जा सकता है। 15% पूरी कंपनी को नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है वो कि अंदर घुस जाओ और बैठ जाओ, समझ रहे आपको? वो बहुत ही स्पेसिफिक है। मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करना था गवर्नमेंट को, मेक इन इंडिया को ग्रो करना था गवर्नमेंट को, तो जो ग्रो होता है उसको ही आप टैक्स करना चाहते हो। ये क्लियर है? पक्का? तो दोनों रेट अप्लाई करने पड़ते हैं। फिर 15% पे क्या जाएगा और 25% पे, मतलब 22% पे क्या जाएगा। बाद में सरचार्ज 10% लगना ही है, 4% लगना ही है, स्पेशल रेट से ही है। तो मैंने आपको अब तक कितने स्पेशल रेट पढ़ाए? बहुत सारे पढ़ाए, नालायक लोगों। पहला कौन सा पढ़ाया? 111A। ये क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसके ऊपर क्या भरा गया है? STT। ये कितना है? 15%। दूसरा मैंने क्या पढ़ाया? 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसको नॉर्मल बोल दो। ये कितना है? 20% है। तीसरा क्या पढ़ाया? 112A। ये क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये STT पेड है, शेयर मार्केट वाला है ये। इसका कितना? गलत बोल दिया ना, अबाव 1 लाख, ठीक है ना? कितनी बार रिवाइज कर रहा हूँ इसको। फिर आगे मैंने बोला आपको कि लॉटरी वगैरह ऐसा कुछ अपने मिला आपको, तो 115BB, ठीक है ना? इसको कैजुअल इनकम बोलते हैं। इसका टैक्स का रेट 30% फ्लैट, ठीक है ना? फिर 5th BBF, ये रॉयल्टी था, ठीक है ना? इसके लिए आपको इन्वेंशन करना पड़ता है। इन्वेंशन करोगे तो आप इनोवेटर बन जाओगे, इन्वेंटर बन जाओगे। बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट ने रेट कितना रख दिया? बहुत ही कम रख दिया। बोला करके दिखाओ इन्वेंशन इंडिया में, पेटेंट फाइल करके दिखाओ, ठीक है ना? देन नहीं, ये छोड़ के दूसरे भी है जो आपको पहले से पता है। ये छोड़ दो अभी, इधर थोड़ा बीच में का, इधर मैंने लिखे हुए नहीं है, इसमें नहीं है, टेबल में ऐड कर देना साइली, ठीक है ना? दूसरे याद करो ना। 115BBH क्रिप्टो वर्चुअल डिजिटल असेट, क्रिप्टो करेंसी में, उसका भी कितना था? 30%। और एक नया भी आया हुआ है 115BBJ ऑनलाइन
गेमिंग, ठीक है ना, इसका भी कितना 30%। तो ऐसे कुछ मैंने आपको 6-7 सेक्शन इसके पहले पढ़ाए हुए हैं जो स्पेशल रेट्स हैं। सर आपको कैसे पता चलता है ये स्पेशल है? अरे नालायक सेक्शन लिखा तो ये सेक्शन कौन से एक्ट का है? इनकम टैक्स एक्ट का है, और इनकम टैक्स एक्ट में नॉर्मल रेट्स लिखे ही नहीं है। तो जब मैंने सेक्शन बोल दिया तो अपने आप में वो क्या हो गया? सर तो मेरे पास अगर क्लाइंट आएगा तो मेरे को कैसा पता चलेगा उसका इनकम स्पेशल है कि नॉर्मल है? तो नॉर्मल का इस दुनिया में कोई लिस्ट नहीं है, स्पेशल का लिस्ट है। तो स्पेशल का लिस्ट अगर पढ़ लोगे और उसके इनकम में कोई भी स्पेशल इनकम नहीं होगा तो उसका इनकम कौन से रेट पे टैक्स होगा? इधर किधर भी नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, किधर भी नहीं लिखा है नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो कहाँ जाएगा? और ये भी कहीं नहीं लिखा कि स्लैब रेट में जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं लिखा है, कहीं लिखा नहीं है। अरे जिसका स्पेशल है ही नहीं, तू लेडीज है क्या? तो लेडीज होता तो किधर कौन से डब्बे में जाता? लेडीज डब्बे में जाता। तू लेडीज नहीं है तो कौन से डब्बे में जाएगा? जनरल डब्बा। जेंट्स डब्बा करके होता ही नहीं है कुछ। समझ में आ रहा है आपको? तो जनरल कैटेगरी है। उधर किधर भी नहीं लिखा कि इधर जेंट्स भी जा सकता है, इधर लेडीज भी जा सकता है, इधर ट्रांसजेंडर भी जा सकता है, किधर नहीं लिखा। लिखने की कोई जरूरत। हैंडीकैप में जा सकता है क्या? क्यों? उधर लिखा है कि हैंडीकैप इधर आएगा। मोटरमैन किधर जा सकता है क्या? मोटरमैन मतलब समझ रहा है ना, जो ड्राइव करता है, उधर जा सकता है क्या? नहीं, उधर कौन जाना चाहिए? जो मेन पायलट है, ड्राइवर है, उधर वही जाएगा ना, वो स्पेशल एरिया है। तो तुमको किधर जाने का? जब स्पेशल अपने लिए बना नहीं इस दुनिया में कुछ भी, तो जनरल में रहो ना। तो स्पेशल याद करना पड़ता है, जनरल तो ऐसे भी एप्लीकेबल था। चॉइस है क्या तुम्हारी? स्पेशल में नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% भरने का। ये क्या मजाक चालू है? भरना ही पड़ेगा ना। ये तुम्हारी मन की बातें थोड़ी ना क्या पढ़ा रहा हूं। इनकम टैक्स लॉ है, कानून है, बोला तो भरना ही पड़ेगा। अब इसके बाद एक नई सीरीज जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, बताऊं आपको एक नई सीरीज। ये तो ओरिजिनल सीरीज हो गई स्पेशल रेट्स की, जिसको हम न्यू रिजिम बोलते हैं, रिजिम। उसमें के कुछ सेक्शंस मैंने आज आपको बताया, वो चालू होते हैं 115B(a). इतना कॉमन है, ये कॉमन है, इतना तो याद रखो। 115 कॉमन है। अब इसको और एक ए लगा दो, बा। इसका टैक्स का रेट ये डोमेस्टिक कंपनी को लगता है, इसका कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं होता। इसका टैक्स का रेट है 22%, लेकिन इफेक्टिव 25.168। याद रखेंगे। फिर इसके आगे एक सेक्शन आएगा 115 ये कॉमन है, बैब आएगा। ABCD सिखा है, पहले क्या आता है, फिर क्या आता है, और फिर क्या आता है, और फिर क्या आता है। उतना ही करना है आपको, इतना कॉमन है बता रहा हूं ना मैं। इतना हर जगह पे क्या होगा, क्या बात करते हो कि सेक्शन नंबर याद नहीं होंगे। बा कॉमन है, 115 कैसे याद रखने का? स्पेशल रेट्स किधर लिखे हैं? 110 से 115 में लिखे, तो 115 तो कॉमन ही हो गया। उसमें कौन सी सीरीज हम पढ़ रहे हैं? बा सीरीज पढ़ रहे हैं। बा में ABCD लगाने आना चाहिए अभी खाली। तो पहला ए क्या है? डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स का रेट कितना है? 22%, ठीक है ना। ए का बी कर दो तो ये क्या हो जाता है? ये भी किसके लिए है? डोमेस्टिक कंपनी के लिए। लेकिन ये क्या होना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग या पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, जिन दोनों चीज़ों की हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, लाइट नहीं होता अपना कैसा ऐसा पुपू पुपू होते रहता है अंदर से, ठीक है ना। इधर आवाज़ भी आता है। 15% उन्होंने बोला, याद आ रहा है। इफेक्टिव कितना लेकिन? 17.16। कितना सिंपल है, 17-16। 17.16% ना। यहाँ तक क्लियर है? आगे जाओ, आगे का तो आपको पता ही है। 115BA ये तो कॉमन ही था। सी देखा है कहीं पे? ये देखा देखा सा लग रहा है। ये इंडिविजुअल को लगता है ना, इंडिविजुअल HUF को लगता है। इसको डिफॉल्ट रिजीम बोलते हैं।
ये कैसे स्टार्ट होता है? 3 लाख तक नील, 3 to 6 लाख 5%, 6 लाख to 9 लाख 10%, 9 लाख to 12 लाख 15%, 12 लाख to 15 लाख 20% एंड अबव 15 लाख 30%। इसको डिफॉल्ट रिजिम बोलते हैं साहब हम। इसके ऊपर बहुत बातें करेंगे हम। BAC आगे जाऊं, 3 याद हो गए। ये न्यू रिजिम्स है, ये न्यू रिजिम के सेक्शंस है। समझ में आ रहा है क्या? एक बात मुझे आपको आगे जाने से पहले पूछनी है। अगर आपके कंपनी का टर्नओवर 2 साल पहले 400 करोड़ के नीचे था, तो नॉर्मल रिजिम, नॉर्मल ओल्ड रिजिम में टैक्स का रेट कितना लगेगा आपको? बाय डिफॉल्ट डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स का रेट कितना है? 30। 400 के नीचे टर्नओवर गया तो कितना है? 25। तो आप कौन सा रिजिम सिलेक्ट करेगा? ओल्ड रिजिम में जाओगे तो 25% लगेगा टैक्स का रेट, और इस रिजिम में आओगे तो 22 लगेगा, लेकिन इफेक्टिवली 25.168 लगेगा। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कौन सा रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल है? बाही बेनिफिशियल है। आप बोलोगे ऐसे कैसे सर, ये तो 25.16 है, ये तो 25 है, ये 168 एक्स्ट्रा क्यों भरूं? अरे पागल, ये इफेक्टिव रेट है। इधर का अभी तक तूने इफेक्टिव रेट निकाला है क्या? नहीं। इसका मिनिमम इफेक्टिव रेट कितना आएगा पता है? 25 के ऊपर 4% तो लगेगा ही। 25 के ऊपर 4% तो लगेगा ही, तो कितना होगा? 26 होगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे मैथ्स बताओ, 26 बढ़ा कि 25.168 बढ़ा? 26 बढ़ा ना, तो वहाँ 26 लगेगा। मुझे वो 1% से डर नहीं लगता साहब। जो 1% या 0.8% जो एक्स्ट्रा लग रहा है ना, उससे डर नहीं लगता साहब। उधर मैट बेटा है, मैट। नॉर्मल रिजिम में इसके साथ बोनस में क्या लगता है? मैट। मुझे नॉर्मल रिजिम से डर नहीं लगता साहब, मुझे किससे लगता है? मैट से लगता है। मैट अलग ही लेवल का लॉ है, पढ़ोगे तो हिल जाओगे कि ऐसा क्या बना दिया गवर्नमेंट ने। पूरा मैट पढ़ाऊंगा और बोलूंगा अप्लाई मत करना, चुपचाप इधर चले जाओ BAA में। कोई क्लाइंट आपको पूछता है मुझे मैट से बचना है, क्या करोगे? 115 BAA में जाओ। मैंने पहले ही बता दिया ना, इधर सिंपल सा टैक्स कंसल्टेंसी देना है, उधर मैट एप्लीकेबल ही नहीं है। यहां तक क्लियर है? सरचार्ज करके कुछ होता है, सरचार्ज। कंपनी को सरचार्ज लगता है 1 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर 7% सरचार्ज लगता है। कितना? 7%। तो मुझे बता 25% का 7% ऐड करो। 25 लो पहले कैलसी पे। कभी भी मैं बोलता है परसेंट का ऐड करने का, तो 25 लेने का कैलसी पे, उस पे प्लस 7% करने का, 7%। अभी उसका जो भी आया उसको प्लस करने का 4%, 27.8 आया। मुझे बताओ कुछ तो 27 के आगे गया ना, कौन सा बेनिफिशियल है? 25.1680 बेनिफिशियल है, क्योंकि 1 करोड़ के बाद भी यहाँ पे यही रेट रहेगा। अब कंपनी का 10 करोड़ के ऊपर अगर प्रॉफिट होता है किसी कंपनी, जिसका कंपनी का टर्नओवर 300 साढ़े 300 करोड़ है, 10 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट हो सकता है, 10% मार्जिन भी मारेगा तो 35% होता है, 35 करोड़ होता है। तो 10 करोड़ के ऊपर अगर प्रॉफिट अगर किसी का आएगा, तो इनकम टैक्स, नॉर्मल इनकम टैक्स बोलता है 12% सरचार्ज लेना, 12%। तो 25 का 12 ऐड करो और फिर उसका 4% ऐड करो, 29 तक चला गया। अब बताओ कौन सा बेनिफिशियल है? 115 BAE बेनिफिशियल है। मतलब यू कैन नॉट बीट 115 BAA। तो आप मैक्सिमम क्लाइंट्स को, डोमेस्टिक क्लाइंट्स को क्या बोलोगे आप? न्यू रिजिम में ही जाओ सर, एंड स्टे इन न्यू रिजिम, दैट इज मोर बेनिफिशियल। ये तो टैक्स का रेट बेनिफिट बता दिया, उससे बड़ा एक हिडन बेनिफिट बताओ जो कहीं लिखा नहीं है कानून में। क्लैरिटी नहीं मिलती आपको इतनी जल्दी। क्या नहीं लगता इधर जाने के बाद? एक पूरा चैप्टर है इनकम टैक्स लॉ में, वो एप्लीकेबल ही नहीं है आपको। अच्छा है कि नहीं? इसलिए BAA में जाने का, ठीक है।